मिलही लहसी सब चढ़ई हिंडोरी, झूल लेई सुख बारी मोरी। प्रस्तुत अवतरण में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि पद्मावती से उसकी सखी ने पियर में प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता और ससुराल के बंधनों के विषय में बताया, और वो कहने लगी, जब तक हम पिता के राज्य में हैं तब तक यहाँ पर आनंदित हो लेते हैं और सभी प्रकार के खेल खेल लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग कभी इस प्रकार विवाह के बाद एकत्रित नहीं हो पाएंगे। तो मिलसी रहसी सब चढ़ई हिंडोरी, झूल लेई सुख बारी मोरी। तो कवि जयसी वर्णन करते हैं कि वे सब सखियां मिलकर हिंडोले पर चढ़कर प्रसन्न होती हैं और झूल लेई सुख बारी मोरी। वे अपनी अपनी बारी से झूलने का सुख प्राप्त करने लगी। झूल लेहु जब ने हरताई, फिर नहीं झूलन देहि साई। और वो कहती हैं कि जब तक हम यहाँ अपने पिता के यहाँ हैं तब तक झूल लेऊ नहर जब ताई, जब तक हम अपने पियर में हैं तब तक झूल लो, फिर नहीं झूलन देहि साई, क्योंकि फिर तो पति हमें झूलने ही नहीं देगा। पुनि सासुर ले राखिए ताहा, और उसके बाद सास हमें जहाँ उसकी इच्छा होगी वहीं हमें बैठना पड़ेगा, और इस तरीके से हमको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी। नेहर चाह न पाऊब जहाँ, और हमें ऐसे स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ से हमें पियर की कोई सूचना ही नहीं मिलेगी। और नेहर चाह न पाऊब वहाँ, और चाहते हुए भी हम अपने पिता के यहाँ नहीं आ सकते हैं। कहते यह धूप कहाँ यह छाया, और तब कैसी ये धूप और कहाँ ये छाया हमें इतने आराम से प्राप्त नहीं हो पाएगी। रहब सखी बिन मंदिर माँ, और वहाँ ससुराल के महलों में तो हमें बिना सखियों के ही रहना पड़ेगा। गुण पूछे और लाग ये दोषु, और वो हमसे गुणों पूछेंगे और बात बात पर दोष लगाएंगे। कौन उतर पाओ तमोखु, और हमें उनको किस प्रकार का उत्तर देना है ये भी हमारे लिए सोचना बहुत कठिन हो जाएगा। सासु ननद के भौं सिकोरे, और सासु ननद के भौहें सिकोड़ने पे अर्थात नाराज होने पर रह भी संकोची दुवो कर चोरे, हमें बड़े संकोच से दोनों हाथ जोड़कर ही उनके सामने रहना पड़ेगा, अर्थात उनसे डर कर ही रहना पड़ेगा। कि यह रहसी जो आऊब करना, ससुरी अंत जन्म दुख भरना, और हम इस प्रकार से यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। ससुरी अंत जन्म दुख मरना, और हमें जन्म के अंत तक ससुराल में ही रहना पड़ेगा, अर्थात हमको ये आनंद पुनः दोबारा नहीं मिल पाएगा। कित नेहर पुनि आऊब, कित ससुरे यह खेल, आप का होयई पर अभी पंख जैसे ढेल। और तब हमारी ये स्थिति हो जाएगी कि कित नेहर पुनि आओ, हम पियर में तो आना ही कठिन हो जाएगा। कित ससुरे यह खेल, और ससुराल में यह सब खेल आनंद आदि प्राप्त नहीं होगा। आप का होई परब पंख जैसे डेल, और पियर से अलग होने पर अपनी अपनी ससुराल उसी प्रकार जाना पड़ेगा। परब पंख जस डेल, जैसे पक्षियों के समूह में मिट्टी का ढेला फेंक दिया जाने पर पक्षी इधर उधर कहीं उड़ जाते हैं, तो फिर वह एक जगह नहीं रह पाते हैं। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। और आगे कवि ने पद्मावती के सुंदर केशों का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। तो जायसी ने कहा कि सरवर तीर पद्मनी आई, पद्मनी बालाएं सरोवर के किनारे आ गईं। खोपा छोरी केश मुकलाई, और उन्होंने केशों का बंधा हुआ जूड़ा खोलकर
बालों को फैला दिया। शशिमुख अंग मलयगिरि बासा, और उनका शशिमुख चंद्रमा के समान मुख था। अंग मलयगिरि बासा, और शरीर से चंदन के समान सुगंध आ रही थी। नागिन झाँप लीन चौपासा, केश रूपी नागों ने मानो सुगंधि के लिए उनको उनके अंग को ढक लिया था। और मुख पर फैले केश ऊनई घटा परी जग छाहा, मुख पर फैले हुए केश वह ऐसे प्रतीत होते थे शशि के शरण लीन जनु राहा, मानो राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो। छपई गे दिनहि भानु के दशा, लेनिसी नखत चांद पर गजा। और केशों की श्यामलता से ही, मतलब केश, उनके बाल इतने काले थे पद्मावती के कि मानो सूर्य का प्रकाश भी, है ना, छपिगे दिनई भानु के दशा, मानो सूर्य का प्रकाश भी मलिन पड़ रहा हो। लेने सी नखत चांद पर गसा, जिस प्रकार रात्रि में जिस प्रकार नक्षत्रों से युक्त होकर श्याम गगन में चांद शोभायमान होता है, उसी तरह से पद्मावती का मुख चंद्र के समान था। इसलिए पद्मावती रूपी चंद्रमा श्याम केशों वाले गगन में विविध मोती रूपी नक्षत्रों से युक्त होकर शोभायमान था। अर्थात जो पद्मावती की तुलना तो चंद्रमा से की है और सखियों की नक्षत्रों से की है, तो जैसे चंद्रमा नक्षत्रों को लेकर वहाँ पर प्रकट हो गया हो, इस प्रकार की शोभा वहाँ दिखाई दे रही थी। भूली चकोर दीठ मुखलावा, मेघ चटा घटामह चंद दिखावा। और चकोर भी भ्रमित हो गया, तो चकोर ने भ्रमित होकर उधर पद्मनी के मुख की ओर अपनी दृष्टि लगाई। और मेघ घटामह चंद दिखावा, और मेघ घटा रूपी केशों में उसे चंद्रमा रूपी मुख दिखाई पड़ा। दसन दामिनी कोकिल बाकी, वह दामिनी कैसे दांतों वाली और कोयल जैसी वाणी वाली थी। और भौई धनुख गगन ले राखी, और उसने गगन से धनुष लेकर उसकी भौएं कर रखी थी, अर्थात उसकी भौएं मानो धनुष के समान थी। और नैन खंजन, और दोनों नेत्र ऐसे खंजन पक्षी के समान थे। दुई केली करही, जो केली कर रहे थे। और कुछ नारंग मधुकर रस लेही, उसके कुछ नारंग थे और जिनका मधुकर भौरे रसपान कर रहे थे। सरवर रूप विमोहा, ये हिलो रही ले, पाव छुए मक पावों, यही मिस लहरें देई। और उसके रूप से मोहित होकर सरोवर हृदय में हिलोरें लेने लगा। वह सोचने लगा कि मैं कदाचित पाँव छुए मख पावों, मैं कदाचित इसके पैर छूऊं। इसी इच्छा से यही मिस लहरें देई, इसी इच्छा से वह अपनी लहरें आगे बढ़ाने लगा। कहते हैं ना कि चंद्रमा जब पूर्णिमासी होती है तो समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आगे आती जाती हैं। कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है, इसीलिए कालिदास और जायसी की उपमा बहुत अद्भुत थी। जैसे इसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि बाल इतने काले थे कि जैसे घटाएं घेराई हों। तो जायसी की और कालिदास की उपमा इसीलिए प्रसिद्ध है कि दोनों की उपमाओं में एक अद्भुत सौंदर्य है। तो उन्होंने पद्मावती के सौंदर्य का ऐसा अत्युक्तिपूर्ण चित्रण किया है जिससे उसमें रहस्यात्मकता प्रतीक होती है और चंद्रमा को देखकर जलाशय और सागरों में ज्वार उठ जाता है। इसलिए इसी प्रकार का वर्णन कालिदास ने भी किया है। इत स्तुति का खलु चंद्र काया, यद विधि मम्युत्तरली करोति। और सागर के मन में पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर ये भावना उठी, भले ही पाँव भर छू न पाऊँ, क्योंकि उनको बिल्कुल चंद्रमा के रूप में ही देखा था, इसलिए समुद्र के मन में ऐसी भावना उठी। और साथ ही इस छंद में जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का
आलंकारिक शैली द्वारा अत्यंत कलात्मक चित्रण किया है। इस चित्रण में स्वाभाविकता के साथ साथ नैतिक सौष्ठव भी है।